जय भीम साथियों। आज हम बात करेंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के बारे में कि किस तरीके से कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना होने के बावजूद भी आज वो संसद में दहाड़ रहे हैं। हमने मणिपुर देखा सर, हमने पहलवान बेटियों का हर्ष देखा सर, और हमने सर हाथरस की बेटी का हर्ष देखा सर, और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया। और महिलाओं में भी स्पेशली दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की, आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी एनसीआरबी का डाटा कहता है सर जो जुल्म हो रहा है वो सहनीय नहीं है सर। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक गांव पड़ता है छुटमुलपुर, वहां हुआ था। और इनके पिता गोवर्धन दास जो कि सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे और उनकी मृत्यु 2013 में हो गई थी। और इनकी मां का नाम कमलेश देवी है। अगर बात करें इनकी एजुकेशन की तो इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपनी बीए की डिग्री प्राप्त की है और वही हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से जो कि श्रीनगर में है वहां से इन्होंने अपनी एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। दोस्तों ये तो हुई इनके बारे में निजी जानकारी, लेकिन आखिरकार इतने संघर्ष के बाद ये संसद तक कैसे पहुंचे इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। To भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण He is the chief and co-founder of the Bhim Army. भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, फाउंडर ऑफ द भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और इन्हीं जातियों में कुछ लोग अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, यानी सबसे ऊपर मानते हैं। और उन्हीं के इसी व्यवहार की वजह से जातीय भेदभाव हमें देखने को मिलता है और कई सारे लोगों को इसी जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक थे चंद्रशेखर आजाद। ये बातें उन दिनों की जब चंद्रशेखर स्कूल में पढ़ा करते थे और उन्हीं की क्लास के कुछ जनरल कैटेगरी के बच्चे उनके साथ जातीय भेदभाव किया करते थे। कभी वो उन्हें आगे की बेंच में नहीं बैठने दिया करते थे, तो कभी स्कूल का जो हैंडपंप था वहां से पानी नहीं पीने दिया करते थे। और उन्हें और उन्हीं के जैसे कई सारे बच्चों के साथ इसी तरीके से व्यवहार करते थे। चंद्रशेखर ने देखा कि जाति को लेकर दलित समाज का काफी ज्यादा उत्पीड़न होता है, तो इन्होंने क्या किया, अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अपने ही कुछ साथियों को जोड़कर एक संगठन बनाया और जहां भी दलितों के साथ कोई भी अत्याचार होता या जाति को लेकर भेदभाव होता तो ये अपने साथियों के साथ जाते और वहां समस्या का समाधान करने की कोशिश करते। अब बात करते हैं दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के द्वारा शुरू किया गया ऐसा संगठन जो कि पूरे देश के हर राज्य और हर एक जिले में मौजूद है। इस संगठन का नाम है भीम आर्मी। दोस्तों वैसे तो चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी 2011 से ही दलित समाज के लिए काम करते हुए आ रहे थे, लेकिन 2015 में क्या होता है, चंद्रशेखर आजाद जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पर एक जातिवादी घटना होती है। वहां एक दलित समाज के बच्चे को काफी बुरी तरीके से कुछ स्टूडेंट द्वारा मारा जाता है और जब वो ये शिकायत लेकर चंद्रशेखर के पास जाता है तो वो अपने साथियों के साथ स्कूल जाते हैं और वहां पर टीचरों से बात करते हैं कि ये जो घटना हुई इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन जो टीचर होते हैं वो साफ मना कर देते हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा किया तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आपके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट लिखवाएंगे। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी वहां से चले तो जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी एक बैठक बुलाते हैं और वहां पर ये लोग कहते हैं कि अब हमें संगठन का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए ताकि कोई भी आगे चल के हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके। और सब लोगों के मत के बाद एक नाम निकल के आता है जो कि होता है भीम आर्मी, और ये उसी नाम को अपने संगठन का नाम देते हैं और जिसका मोटो ये रखते हैं भारत एकता मिशन। अब जो ये भीम आर्मी संगठन होता है वह सहारनपुर तक सीमित नहीं रहता है, ये आसपास के जिले में भी फेमस हो जाता है और अलग अलग सभाएं होती हैं और चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों को बुलाया जाता है और वहां वो अपने भाषणों से दलित समाज को मोटिवेट करते हैं और उनसे कहते हैं कि अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना आप शुरू कर दो। जिसके बाद भीम आर्मी जो है एक पाठशाला भी शुरू करती है जिसका नाम होता है भीम आर्मी पाठशाला, और यहाँ उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अलग से उन्हें ट्यूशन वगैरह भेज सके। इस वजह से ये पाठशाला शुरू की जाती है। भीम आर्मी पाठशालाओं की संख्या 2015 में केवल और केवल 350 थी और मौजूदा समय में इस वक्त हजारों की संख्या में भीम आर्मी पाठशालाएं खुल चुकी हैं जहां दलित समाज के गरीब बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता। अब बात करते हैं उस घटना के बारे में जिस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद का नाम हर एक मीडिया चैनल पर दिखाई देने लगता है, और ये घटना होती है सहारनपुर में ही। इस घटना की शुरुआत होती है दोस्तों एक बोर्ड के लगने के बाद। जब भीम आर्मी धीरे धीरे फेमस होना शुरू हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, अपने गांव के बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं द ग्रेट चमार और नीचे गांव का नाम लिख देते हैं। और इस चीज को देखकर ठाकुर समाज के जो कुछ लोग होते हैं
वो जो है उनमें गुस्सा पैदा हो जाता है कि ये कल तक हमारे नीचे रहते थे, दबके रहते थे, और आज ये लोग द ग्रेट चमार करके अपना वोट कैसे लगा सकते हैं। तो इसी चीज को लेकर वो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे गांव के बाहर किसी ने वोट लगा दिया है। तो पुलिस क्या करती है, वहां जाती है और उस वोट पर कालिख पोत देती है, जिसके बाद दलितों में काफी ज्यादा नाराजगी देखी जाती है। और इसी वजह से 5 मई 2017 को महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा निकलती है, वो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। उस विरोध के बाद हिंसा भड़क जाती है और दलितों के तकरीबन 25 मकान जला दिए जाते हैं, और उस हिंसा में तकरीबन 14 दलित गंभीर रूप से घायल होते हैं, और जो दोनों पक्ष के लोग होते हैं उनमें से तकरीबन 17 लोगों को जेल भेजा जाता है। और उस घटना के बाद 2 लोगों की जान जाती है, जिसमें से एक दलित समाज और एक ठाकुर समाज का होता है। इसके कुछ दिन बाद यानी कि 9 मई को सहारनपुर के गांधी पार्क में एक पंचायत रखी जाती है भीम आर्मी द्वारा, लेकिन पुलिस इसकी परमिशन नहीं देती है। उसके बाद दलित पहले से गुस्सा थे क्योंकि उनके मकान जलाए गए थे, ऊपर से जब पुलिस उन्हें परमिशन नहीं देती है तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हिंसक भी हो जाते हैं। इसके बाद दलितों द्वारा एक बस को जला दिया जाता है, कई दर्जनों गाड़ियों को जला दिया जाता है, और साथ ही साथ जो पुलिस चौकी थी वहां की उसे भी जला दिया जाता है। इस घटना के बाद चंद्रशेखर पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और साथ ही साथ 37 लोगों को जेल भेज दिया जाता है। 21 मई 2017 को चंद्रशेखर अपने हजारों समर्थकों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर जाते हैं और वहां से भाषण देते हैं। इन सारी घटना के बाद पुलिस को यह समझ में आ गया था अगर ये व्यक्ति बाहर रहा तो हिंसा ऐसे ही भड़कती रहेगी। इसके बाद ही चंद्रशेखर आजाद पर NSA लगा दिया गया, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और कुछ ही दिन बाद यानी कि 7 जून को हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तकरीबन 16 महीने जेल में बिताने के बाद इनको 13 सितंबर 2018 को उच्च न्यायालय द्वारा ये कहकर रिहा कर दिया जाता है कि इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी वो राजनीति से प्रेरित होकर हुई थी। कुछ समय बाद 2019 का लोकसभा का चुनाव आता है और ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, लेकिन सपा और बसपा के गठबंधन को देखते हुए ये साफ मना कर देते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो वोट डाइवर्ट होगा, जिस वजह से बसपा का जो प्रत्याशी होगा या सपा का जो प्रत्याशी होगा वो हार जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ क्यों नहीं जुड़े। आप सभी को पता है कि मायावती ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चंद्रशेखर जो है बीजेपी का ही एक प्रोडक्ट है, इस वजह से मैं उसे कभी भी अपनी पार्टी में शामिल नहीं करूंगी। और चंद्रशेखर ने भी कई बार प्रयास किया है कि वह मायावती से बात कर सके, लेकिन मायावती ने कभी भी चंद्रशेखर आजाद से बात करने की कोशिश नहीं की। इन्हीं सब कारणों के बाद चंद्रशेखर आजाद 15 मार्च 2020 को अपनी खुद की एक पार्टी बनाते हैं, जिसका नाम वो रखते हैं आजाद समाज पार्टी काशीराम। अब बात करते हैं दोस्तों हाथरस कांड की, जिसके बाद मीडिया की सुर्खियों में चंद्रशेखर आजाद फिर से दिखने लगते हैं। ये बात है 14 सितंबर 2020 की, जहां हाथरस में एक 20 वर्षीय दलित युवती का गैंगरेप होता है और उसके बाद उसकी हत्या करने का प्रयास किया जाता है, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद चंद्रशेखर और उनकी टीम हाथरस पहुंचती है और उस युवती को न्याय दिलाने के लिए वहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर देती है। जिसके बाद पुलिस द्वारा 4 आरोपियों को पकड़ा जाता है और उनमें से केवल और केवल उच्च न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिलती है और बाकी के 3 जो व्यक्ति होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। ये जो हाथरस कांड था इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में जानकारी दी है। अगर आपको इसमें डिटेल में जानना है तो आप जो है गूगल या यूट्यूब पर इसके बारे में अच्छे से सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी वहां मिल जाएगी। दोस्तों ये तो वह बातें थी जो कि मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चित हुई थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद आए दिन हर एक गांव हर एक शहर में जाते हैं जहां भी दलित के साथ अत्याचार होता है, उनके साथ भेदभाव होता है और उन्हें न्याय नहीं मिलता है, तब चंद्रशेखर आजाद वहां जाते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि पीड़ित को न्याय मिले। और इसी वजह से दोस्तों चंद्रशेखर आजाद पर भारत में सबसे ज्यादा मुकदमे होने का एक रिकॉर्ड भी है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की वजह से चंद्रशेखर आजाद को फरवरी 2021 में टाइम्स पत्रिका द्वारा भविष्य को आकार देने वाले 100 सबसे उभरते हुए नेताओं की अपनी वार्षिक सूची में शामिल किया गया। दिसंबर 2020 में जब CAA और NRC के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट देखे जा रहे थे, तब चंद्रशेखर ने भी अपना पूर्ण समर्थन इन प्रोटेस्टों में दिया और कहा कि ये जो कानून बन रहे हैं ये केवल और केवल संविधान के विरोध में बन रहे हैं, इन्हें जल्द से जल्द सरकार को वापस ले लेना चाहिए। फिर आता है दोस्तों 2022 का समय, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं और चंद्रशेखर आजाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं और इस चुनाव में वे बहुत बुरी तरीके से हारते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ को 1,65,000 से भी ज्यादा वोट मिलते हैं, वही चंद्रशेखर आजाद को 7,640 वोट पर भी वह सिमट जाते हैं। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने किसान आंदोलन से लेकर
रेसलर प्रोटेस्ट तक अपना समर्थन दिया और अब तक चंद्रशेखर आजाद को देश के लोग जान चुके थे कि एक भीम आर्मी संगठन है जिसके कि लीडर चंद्रशेखर आजाद हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी चंद्रशेखर आजाद अपना भाषण देते हैं, या तो वो भाषण सरकार के खिलाफ होता है या फिर हजारों सालों से चली आ रही जातिवादी सोच के खिलाफ होता है। इस वजह से चंद्रशेखर आजाद के काफी सारे दुश्मन अभी तक बन चुके हैं और उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां भी मिल चुकी है। लेकिन ये धमकी एक घटना में परिवर्तित हो जाती है जब 28 जून 2023 को चंद्रशेखर आजाद जब अपने घर वापस जा रहे होते हैं, यानी कि सहारनपुर, तो एक स्विफ्ट कार उनकी कार का पीछा कर रही होती है और उस कार के अंदर 4 व्यक्ति बैठे हुए होते हैं। जिसके बाद चंद्रशेखर की कार के आगे वो लोग उस स्विफ्ट को लगा देते हैं और उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और 4 राउंड फायर करता है। उन 4 राउंड में से एक गोली चंद्रशेखर आजाद की पीठ में जाकर लगती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस घटना के बाद देखा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद के समर्थक पूरे देश भर में प्रोटेस्ट करते हैं और दोबारा चंद्रशेखर आजाद पर ऐसा जानलेवा हमला ना हो, उसके लिए वह मांग करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद को सरकार द्वारा Z सिक्योरिटी तो नहीं मिलती है, लेकिन उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें Y सिक्योरिटी दे दी जाती है। यह सिक्योरिटी उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मिलती है और वो बिजनौर के क्षेत्र नगीना से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं और उसके बाद प्रचार प्रसार में लग जाते हैं ताकि वो वहां से जीत कर संसद तक पहुंच सके। जिस लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे होते हैं, यानी कि नगीना लोकसभा सीट से, वहां क्या है, दलितों की और मुस्लिमों की आबादी काफी ज्यादा है, जिस वजह से जिसको भी इन दोनों का वोट मिलता है वह भारी संख्याओं से जीत जाता है। और होता भी यही है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद दलितों के काफी बड़े नेता माने जाते हैं इस वक्त के दौर में। इस वजह से चंद्रशेखर आजाद को तकरीबन 5 लाख से भी ज्यादा वोट मिलते हैं और वह अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा देते हैं। काफी लंबे समय के बाद आखिरकार चंद्रशेखर आजाद सांसद बन गए और संसद तक पहुंच गए और वहां पर मौजूद लोगों को ये बता दिया कि मैं यहाँ पर दलितों और पिछड़ों की आवाज बनकर आया हूँ। दोस्तों, मेरा मानना है कि चंद्रशेखर आजाद अब मायावती के बाद दलितों के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं, क्योंकि जब भी दलितों के ऊपर या पिछड़ों के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले आवाज उठाते हैं। और जिस तरीके से आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लाया जा रहा है, उसके विरोध में जो 11 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो महारैली की थी, वो जो पूर्ण रूप से सफल हुई थी, क्योंकि उस रैली में मैं भी वहां गया था और मैंने देखा था जितने लोग स्टेडियम में थे उससे आधे लोग स्टेडियम के बाहर थे, क्योंकि उस स्टेडियम में जगह नहीं बची थी कि बाकी के लोग भी आ पाए। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो दोस्तों, अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद दलितों और पिछड़ों पर जब भी अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। और मैं तकरीबन 3 या 4 बार चंद्रशेखर आजाद से मिल चुका हूं और मुझे वो हमेशा संघर्ष करते हुए ही नजर आते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कोई भी गलती होती है तो उसके लिए मुझे माफ करना, और मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।